अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग इसकी दूसरी वीडियो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि मेरी पहली वीडियो जो मैंने कल शेयर की थी इस सिलसिले में वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसका कंटेंट जो है वो आपको जेन्युइन लगा है, अच्छा लगा है, तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है फिर इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। तो हम अपने जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग के जो दूसरी वीडियो है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यू टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग द रोल ऑफ अ टीचर। टीचर का रोल जो है वो चेंज हो रहा है किस तरह? नई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है तो टीचर का रोल जो है वो चेंज हो रहा है। पहले टीचर जो था वो उसका रोल जो है वो कुछ और था, लेकिन अब जो है वो टीचर का जो जनरल रोल है वो एक फैसिलिटेटर का रोल जो है वो बन चुका है। तो अब देखें कि जो टीचर है, टीचर्स आर नॉट मोर प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर इन मॉडर्न टीचिंग। मॉडर्न टीचिंग में क्या है कि टीचर जो हैं वो उनका रोल जो है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से हट गया है। पहले वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर थे, मतलब उनका काम क्या था कि बच्चों को इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचिंग हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्ट्स टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ नॉलेज। टीचर्स का रोल जो है वो अब चेंज हो चुका है। पहले वो उनका काम सिर्फ ये था कि बच्चों को फैक्ट्स बताना, बच्चों को जो है वो बताना, लेकिन अब क्या है कि बच्चों को इस काबिल बनाना, उनकी मदद करना कि वो किस तरह जो है वो अपना नॉलेज, अपने फैक्ट्स जो हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी कि टीचर मस्ट क्रिएट नॉलेज डैट बेनिफिट्स बोथ सोसाइटी एंड स्टूडेंट। ये MCQ इस तरह का आ सकता है कि टीचर मस्ट क्रिएट नॉलेज डैट बेनिफिट्स, डिफरेंट किस्म के होंगे, सोसाइटी एंड डैश विद वो स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्राइमरी रनिंग शुड बी फ्री ऑफ टाइम। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी जो लर्निंग है उसमें क्या होना चाहिए? टाइम फ्री होनी चाहिए। मतलब उसको टाइम बाउंड लर्निंग जो है वो प्राइमरी लेवल पे हमारी जो लर्निंग है वो टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि when two or more educators share responsibility of a group is called team teaching। टीम टीचिंग क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को टीच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? टीम टीचिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि नॉलेज एंड स्किल्स आर टॉट एट स्कूल। स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को दो चीज़ें जो हैं वो एट अ टाइम जो हैं वो बताई जा रही हैं। कौन कौन सी हैं वो? नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये भी ज़हन में रखिएगा, नॉलेज एंड स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल इज़ आल्सो अ कम्युनिटी। ठीक है, स्कूल जो है वो भी हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट बच्चे जो होते हैं वो आए होते हैं, उनका ताल्लुक भी डिफरेंट फैमिली से होता है। तो स्कूल जो है इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर। अब देखिए ना, स्टूडेंट्स बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचर्स, इसी तरह टीचर्स बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टूडेंट्स। तो दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो एक दूसरे को, दोनों जो हैं एक दूसरे का रवैये को जो है वो मुतासिर करते हैं। टीचर अपना जो बिहेवियर होता है वो सेट करता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं? दे आल्सो ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन अकॉर्डेंस विद द बिहेवियर ऑफ टीचर। टीचर कैसा है वो अपने आप को, बच्चे उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद टीचर्स आर कॉग्निटिवली ओरिएंटेड टुवार्ड्स स्टूडेंट्स वाइल स्टूडेंट्स आर इफेक्टिवली ओरिएंटेड टुवार्ड्स टीचर्स। अब टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान ये रिलेशन है, तो दो तरह का जो है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान रिलेशन होता है। टीचर्स जो होते हैं वो अलाइंड होते हैं, उनकी तरफ, बच्चों की तरफ जो होते हैं अट्रैक्टेड होते हैं। किस तरह? कॉग्निटिवली। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपको पता है ना कि मेंटल एबिलिटीज़, और जो होते हैं स्टूडेंट्स वो इमोशनली जो होते हैं वो टीचर्स के साथ अटैच्ड होते हैं, उनके साथ ओरिएंटेड होते हैं।
अफेक्टिवली का मतलब है ये आपने वो डोमेन्स पढ़ी हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो टीचर्स जो होते हैं वो किस डोमेन के साथ ओरिएंटेड होते हैं स्टूडेंट से, वो है कॉग्निटिव, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अफेक्टिवली जो है ओरिएंटेड होते हैं टुवार्ड्स देयर टीचर्स। तो ये बात MCQs में अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल द 3 डोमेन्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों डोमेन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं लर्निंग प्रोसेस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम डिपेंड्स अपॉन टीचर्स पर्सनैलिटी एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। क्लासरूम का क्लाइमेट जो उसका एटमॉस्फेयर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? 2 चीज़ें होती हैं, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है और दूसरी चीज़ क्या होती है कि टीचर का स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है वो कैसा है। अगर टीचर की पर्सनैलिटी और स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा है तो क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये भी MCQ में याद रख लीजिएगा कि क्लासरूम का जो क्लाइमेट होता है या एटमॉस्फेयर होती है क्लासरूम की या उसका जो माहौल होता है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक टीचर की पर्सनैलिटी और दूसरा क्या है उसका स्टाइल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि द लर्नर्स बिहेवियर कुड बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द वे देयर टीचर्स बिहेव देम। जी हमने पहले जो ऊपर वाले पॉइंट में जो डिस्कस किया है कि आप बच्चे का बिहेवियर जो होता है अगर आपने उसको डिटरमिन करना है, उसको मालूम करना है, तो फिर आपको पहले पता होना चाहिए कि उनको उनका टीचर किस तरह बताता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम सिंपली बात करें कि जिस तरह टीचर उनको साथ ट्रीट करेगा वो उसी तरह के बिहेवियर के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, मतलब अपनी लाइफ के अंदर। तो स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो आप पता लगा सकते हैं उनके टीचर के बिहेवियर के साथ कि हाउ देयर टीचर बिहेव्स विद देम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ डिग्री ऑफ अथॉरिटेटिवनेस इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर अगर आपने ऑर्डर एंड डिसिप्लिन रखना है तो आपको क्या होना, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव जो है वो होना ज़रूरी है। वैसे तो रिकमेंडेड है ना कि टीचर शुड बी डेमोक्रेटिव, तो डेमोक्रेटिवनेस जो है ये अप्रोच जो है ये रिकमेंडेड अप्रोच है, लेकिन जो है वो टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो जो है वो कुछ ना कुछ अथॉरिटेटिव जो है वो भी हो, ठीक है, तब क्लासरूम का डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये MCQ के अंदर याद रख लेना है। स्टूडेंट्स मस्ट आंसर 70 to 80% राइट व्हेन वर्किंग विद टीचर्स। इम्पोर्टेंट MCQ ये भी बन सकता है कि जब बच्चे टीचर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हों तब बच्चों को इस काबिल होना चाहिए कि जो उनसे पूछा जाए या जो टीचर ने पढ़ाया है अब टीचर उनको वो उसका फॉलो अप ले रहा है तो बच्चे कम से कम 70% to 80% जो है उसकी जो है वो दुरुस्त जवाब दे सकें। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से ज़हन में रख लीजिएगा, 78 to 80% राइट होने चाहिए आपके आंसर जब बच्चे टीचर के साथ मिलकर काम कर रहे हों। अफेक्टिव क्लासरूम मैनेजर्स आर ऑलवेज गुड प्लानर्स। जी इफ़ेक्टिव क्लास टीचर जो होता है वो क्लासरूम मैनेजर होता है, ठीक है जी। तो जो इफ़ेक्टिव टीचर होगा वो क्या होगा, वो हमेशा से अच्छा जो है वो प्लानर होगा, उसने अपनी प्रायर प्लानिंग जो है वो की होगी। तो अच्छा टीचर वो है जो अपनी प्लानिंग जो है वो कंप्लीट रखता है, ये आपने याद रख लेना है। एप्रोप्रिएट सीटिंग प्लान हेल्प्स टीचर टू लर्न द नेम्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। क्या है कि बच्चों के नाम सीखने का जो बेहतरीन तरीका है, जो उसके लिए जो बेहतरीन टेक्निक है वो क्या है कि आप एप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब सीटिंग प्लान जो है वो यूज़ करें। तो सीटिंग प्लान जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों के नाम जो हैं वो याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कोलैबोरेटिव लर्निंग मस्ट बी इनकरेज। जी कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, कोलैबोरेटिंग लर्निंग क्या होती है कि व्हेन 2 or more than 2 लर्नर्स हेल्प ईच अदर इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसको कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है टीचर को क्या चाहिए कि दूसरे लफ्ज़ों में ये ग्रुप लर्निंग होगी, तो टीचर को इस तरह की लर्निंग जो है उसको
इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आर यूज्ड टू इन्हेंस स्टूडेंट लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज या आपकी वो मंसूबा बंदियाँ होती हैं जिसके तहत टीचर जो होता है बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो इंडिपेंडेंटली कोई अपना काम कर सके। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? दे आर यूज टू इन्हेंस द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की लर्निंग को बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। उसके बाद कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू लेक्चर अप्रोच। जी, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कौन से मेथड से जो है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो है लेक्चर मेथड या लेक्चर अप्रोच। याद रखिएगा कि लेक्चर अप्रोच के ज़रिए ही ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जा सकती है। अच्छा, उसके बाद है जी कि लेक्चरिंग मिनिमाइजेज फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, अज्यूम अनरियलिस्टिक कम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग्स। जी, ये डीमेरिट है लेक्चर मेथड का। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि इसका एक नुकसान है, इसमें जो होता है जो स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, कम हो जाता है। स्टूडेंट्स की राय जो होती है वो कम हो जाती है और बच्चे फिर क्या करते हैं, जो अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो रियल जो वैसे वो प्रैक्टिकली वो प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, जो रियल नहीं होती, फिर वो कंपेल्ड हो जाते हैं कि वो उनको ही तसव्वुर करके चीज़ें याद करना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है ना, लेक्चर मेथड जो होता है ये रोड लर्निंग को प्रमोट करता है, ठीक है, कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, उनका कंसेप्ट्स वगैरह जो होता है वो क्लियर नहीं होते चीज़ों को, वो जस्ट क्या करते हैं, चीज़ों को गो थ्रू करके याद कर लेते हैं। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट है क्वेश्चन के केस मेथड एंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिव डिस्कशन अबाउट इशू एंड प्रॉब्लम्स इनहेरेंट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। केस मेथड जो होता है वो क्या होता है कि जब जो कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर जब हम स्टूडेंट्स को कोई केस दे देते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई टास्क दे देते हैं, तो इसको केस मेथड कहते हैं। तो ये क्या करता है कि स्टूडेंट्स को ये इंगेज कर देता है एक्टिव डिस्कशन में। बच्चे क्या करते हैं, उनको कोई जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कोई ना कोई इशू जो होता है वो होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ मिलकर जो है उस प्रॉब्लम को या उस इशू को जो रहता है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। केस मेथड कैन प्रोवाइड फॉर्मेट फॉर रोल प्लेइंग। अब केस जो मेथड है इट लीड्स टू रोल प्लेइंग, ठीक है, ये याद रखना MCQs में जो केस मेथड होता है कैन प्रोवाइड, ये एक फॉर्मेट मुहैया करता है किसके लिए, रोल प्लेइंग के ज़रिए, ठीक है ना। उसके बाद केस मेथड्स एनेबल्स स्टूडेंट्स टू अप्लाई व्हाट दे लर्नड इन द क्लास टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब देखें, ये आपने MCQs में याद रखना है कि कौन सा मेथड जो है वो बच्चों को इस काबिल बनाता है कि जो कुछ उन्होंने क्लास में सीखा है वो उसको रियल लाइफ में जो है वो अप्लाई कर सकें। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, केस मेथड, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केस स्टडी अप्रोच वर्क्स वेल इन कोऑपरेटिव लर्निंग और रोल प्लेइंग। देखें, ये आपके पास MCQ आ सकता है कि जो है कि विच अप्रोच वर्क्स वेल इन कोऑपरेटिव लर्निंग और रोल प्लेइंग, कि कौन सी अप्रोच जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग और रोल प्लेइंग में जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। तो आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, केस स्टडी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केस स्टडी अप्रोच वर्क्स वेल इन कोऑपरेटिव लर्निंग एंड फिर डैश। तो आपको याद होना चाहिए कि कोऑपरेटिव लर्निंग एंड रोल प्लेइंग। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जी इस सिलसिले में कि केस मेथड्स एक्ट्स एज ब्रिज फॉर स्टूडेंट्स बिटवीन स्कूल एंड रियल लाइफ। जो केस मेथड होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स और रियल लाइफ के अंदर एक ब्रिज का जो है वो काम करता है। तो ब्रिज मतलब होता है पुल, जो क्या करता है, हेल्प करता है कि जो गैप हैं जो उनकी रियल लाइफ के अंदर कोई अगर इशू है तो वो उस इशू को एड्रेस
करने में उनकी हेल्प करता है स्टूडेंट्स की। तो केस मेथड जो है वो ब्रिज है बिटवीन स्कूल एंड रियल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी कि इन डिस्कशन मेथड टीचर स्टार्ट्स डिस्कशन बाय प्रोबिंग अ क्वेश्चन एंड प्रेजेंटिंग एन इशू। डिस्कशन मेथड जो होता है वो कौन स्टार्ट करता है, कैसे स्टार्ट होता है? याद रखिएगा जो भी डिस्कशन मेथड होगा उसमें क्या होगा जी कि टीचर जो है वो उसको स्टार्ट करेगा डिस्कशन को नॉर्मली आम तौर पर। और ये स्टार्ट कैसे होता है? ये होता है जी कि जब टीचर कोई ना कोई क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, या कोई टीचर अपना इशू जो होता है वो प्रेजेंट करता है कि आज का हमारा ये इशू है तो हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे। अब देखें कि अ सक्सेसफुल डिस्कशन इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो होती है डिस्कशन मेथड जो है इसके अंदर दोनों का रोल जो है वो बता दिया गया है कि टीचर का रोल क्या है और स्टूडेंट्स का रोल जो है वो क्या है। टीचर का रोल क्या है कि उसने प्लानिंग करनी है। टीचर का रोल डिस्कशन के अंदर प्लानिंग इज़ डन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर वाइल प्रिपरेशन इज़ डन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर ने प्लानिंग करनी है और स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करनी है ये डिस्कशन मेथड के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग वाज गिवन बाय मेयर एंड जॉन्स। ये MCQ याद कर लीजिएगा कि इसका एक्टिव लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो कौन से दो प्रोपोनेंट्स थे जिन्होंने एक्टिव लर्निंग का कंसेप्ट दिया था, तो ये मेयर एंड जॉन्स थे। ठीक है। एक्टिव लर्निंग क्या होती है कि जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग में। तो ये आमतौर पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, तो इस तरह के जो मेथड्स होते हैं वो सारे एक्टिव लर्निंग में ही आते हैं। अब देखें असेसिंग एंड ग्रेडिंग स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशंस इन एक्टिव लर्निंग इज़ प्रॉब्लमेटिक। क्या होता है जी, ये MCQ भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करते हैं कि जो एक्टिव लर्निंग के अंदर बच्चों को जो है उनकी असेसमेंट करना या उनकी ग्रेडिंग करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक होता है। ये याद ये ऐसे भी आ सकता है असेसिंग एंड ग्रेडिंग स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन इन एक्टिव लर्निंग इज़ ईजी, डिफ़िकल्ट, तो इस तरह के ऑप्शन जो है वो देके तो याद रखिएगा ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, बच्चों को ग्रेड देना, क्योंकि ये सारा कुछ ऑरल होता है ना, तो ऑरली बच्चे को आप ग्रेड्स जो हैं वो देना थोड़े से मुश्किल होते हैं। उनकी असेसमेंट करना जो है वो बहुत, क्योंकि आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं पूरे ग्रुप की डिस्कशन मेथड के। अब देखें स्टूडेंट्स हैव कॉमन गोल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जो तमाम बच्चे बैठे होते हैं, एक ग्रुप होता है, उन सब का एक ही कॉमन गोल होता है। आपने उनको कोई एक ही टास्क दी होती है, वो सारे मिलकर उसी टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो कॉमन गोल होता है कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग इज़ सिनोनिम ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है और कोऑपरेटिव लर्निंग है दे आर बोथ सेम। तो ये याद रख लेना है कि ये दोनों एक ही हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अच्छा जी, उसके बाद है केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज़ इसेंशियल फॉर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। दो चीज़ें ज़रूरी हैं जी कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए। सबसे पहली क्या चीज़ है जी कि केयरफुल प्लानिंग। तो प्लानिंग तो वैसे ही हर चीज़ के अंदर जो है वो ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे क्या है, प्रिपरेशन। क्या होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए कोऑपरेटिव और कोलैबोरेशन लर्निंग के अंदर। तो अच्छा नेक्स्ट है जी कि इन डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स experience learning outside of a structured classroom through television, correspondence, courses, etc. अब ये तो सिंपल सा है कि डिजिटल लर्निंग जो होती है वो कैसे होती है, थ्रू टेलीविज़न, कॉरेस्पॉन्डेंस, etc. जो है ना वो उसके ख़तों किताब, TV वगैरह या मीडिया वगैरह उसके ज़रिए ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि Gilbert says that distance learning is a process in which teachers and students are not at the same place.
ये डेफिनेशन जो है वो आपने याद रख लेनी है। गिलबर्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये इसके बारे में, डिस्टेंस लर्निंग के बारे में ये याद रख लेना है कि ये कहता है कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी एक ही जगह पर जो है वो नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये पसंद आएगी। इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो आप उनको, मैंने कोशिश की है ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करने की भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन जो है वो ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ मज़ीद इस सिलसिले को ही, ये जो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है इससे रिलेटेड तीसरी वीडियो शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।